देखना हो तो we have the first question. A particle executing SHM along the straight line has the velocity of 4 meter per second when at the distance of 3 meter from the mean position and 3 meter per second when the distance of 4 meter from it. Find the time it takes to travel 2.5 meter from the positive extremity of the its oscillation, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। ये क्वेश्चन खुद के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस क्वेश्चन को अगर मुझे समझना है तो मुझे थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर पता होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो इसको हैंडल करना आना चाहिए, थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी। तो जरा चेक करते हैं बच्चा हमारे पास कि क्वेश्चन कहता क्या है और क्वेश्चन को हैंडल करना कैसे। So a particle is executing SHM along the straight line with the velocity. So हमारे पास solution क्या है? The velocity is v is equal to, हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड when the displacement, तो v1, और जब आपके डिस्प्लेसमेंट है y1 is equal to 3 मीटर from the mean position and 3 meter per second when the distance of 4 meter from it, और हमारे पास इसकी वेलोसिटी v2 आपके पास हो जाती है which is 3 meter per second when the distance is y2 is equal to 4 आपके पास मीटर है। Find the time it takes to travel 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी ऑफ द ऑसिलेशन। अब देखते हैं बच्चा हमारे पास SHM होता कैसे। ये देखिए, यह हमारे पास SHM होता है, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं और बीच वाली मीन पोजीशन होती है। नाउ दिस इज मीन, दिस इज द फर्स्ट एक्सट्रीम एंड दिस इज योर सेकंड एक्सट्रीम, राइट। और मेरे पास ये y इज इक्वल टू 0 रहता है, y इज इक्वल टू हमारे पास प्लस ऑफ a एंड वी हैव y इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a। ये हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी कुछ कंडीशंस है। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे टाइम बताना है। देखो, फाइंड इट टाइम इट टेक टू ट्रेवल 2.5 मीटर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी, ऑफ इट्स ऑसिलेशन। मतलब कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी से हमारे पास कितना बचे, 2.5 मीटर कितनी दूर ये चलेगी, यानी कि कितने टाइम के ऊपर ये हमारे पास यहाँ पर पहुंच जाएगी। यानी कि ये डिस्टेंस मेरे पास कितना आपके पास आ गया, 2.5 मीटर। ये बच्चा हमारे पास है 2.5 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन बहुत एब्सोल्यूट सा है, तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। एक, मैं ये मान के चलूं कि ये अपनी मोशन को एक्सट्रीम से शुरू कर रही है, और दूसरा मैं ये मान के चलूं कि हमारे पास इसकी मोशन मीन पोजीशन से ही शुरू हो रही है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क है चॉइस। मेरे पास चॉइस किस चीज की, कि मैं साइन को यूज करूंगा या कॉस को। अगर मैं ये चूज करूं कि इसकी मोशन मैं मीन से शुरू करूंगा, तो मेरे पास चॉइस आएगी y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। इन केस अगर मेरे पास पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे मीन पे था, नाउ यहां पर इसकी मोशन कहां से स्टार्ट होगी, इसकी मोशन स्टार्ट होगी फ्रॉम द मेन पोजीशन। और या फिर मेरे पास दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी। ये हमारे पास है, ये हमारे पास तब है जब हमारी मोशन कहां से शुरू होगी, इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द, हमारे पास यहाँ पर वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन। ये बच्चा हमारे पास स्टार्ट होगी कहाँ से, एक्सट्रीम पोजीशन से। मेरी बात को ध्यान से सुनना, फोकस करना और कंसंट्रेट करना और एनालाइज करने की कोशिश करना कि जो मैं कह रहा हूँ क्या वो बात आपके पल्ले पड़ रही है। ये पहली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी गलती जो बच्चा करेगा, बच्चा ये गलती करता है कि हमारे पास अगर इसकी मोशन एक्सट्रीम से अगर शुरू हो रही है, तो शायद से ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस भी शायद हमारे पास कहाँ से शुरू होगा, एक्सट्रीम से। नो डियर बच्चे, यहाँ पर ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी होता ही नहीं।
ये जो हमारे पास y आपके पास रहता है, इसकी हमेशा मेजरमेंट मीन से ही होती है। चाहे आप मीन से एक्सट्रीम की तरफ को जा रहे हो, चाहे आप एक्सट्रीम से मीन की तरफ को आ रहे हो, जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट मेजर होती है y या x, वो मीन से मेजर होती है। इसका मतलब ये 2.5 तो एज इट इज भी यूज नहीं होगा। ये जो 2.5 है, ये एज इट इज हमारे पास यूज होगा ही नहीं। ये क्यों नहीं यूज होगा हमारे पास 2.5? क्योंकि हमको जो y गिवन होता है ये फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है। कई बच्चे इस चीज के ऊपर थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, थोड़े बच्चे घबरा जाते हैं, फिसल जाते हैं, अरे यार ये क्या बात हुई, जब y डिस्टेंस कवर्ड है तो फिर तो एक्सट्रीम से जब चल रही है बॉडी तो हम एक्सट्रीम से ही मेजर करेंगे, मीन से क्यों मेजर करेंगे? भाई आप इस बात को समझो कि जब मैं t को 0 करता हूं, यहाँ पर मैं सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं t को 0 करता हूँ तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी? a cos ऑफ 0 डिग्री। cos 0 डिग्री होता है 1, तो y इज इक्वल टू मेरे पास किसके बराबर है? a के बराबर। तो y इज इक्वल टू a का मतलब है, अगर मैं एक्सट्रीम से अपनी मोशन को पढ़ना शुरू करता हूं तो भी बच्चे डिस्टेंस जो मेजर होगा वो हमारे पास मीन पोजीशन से ही मेजर होता है। तो इस बात के ऊपर ध्यान रखना कि हमारा जो डिस्टेंस है वो जानबूझ के आपको एक्सट्रीम से डिस्टेंस दिलवाने की कोशिश कर रहा है, आपने उसके बिल्कुल भी बातों में नहीं आना। ऐसा आज जेई के पेपर में भी हुआ, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, जहां पर कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाई थी जब मैं ग्रेविटेशन चैप्टर करा रहा था कि सर ये जो हम आप जी डैश ले रहे हो, आप r/2 और ग्रेटर देन r/2 के अंदर जी डैश का अलग फॉर्मूला बता रहे हो, ऐसा क्यों? तो मैंने उनको समझाया था कि नहीं नहीं बेटा देखो, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो न्यूमेरिकली ये गलत हो जाएगा। और आज वो बात जी मेंस में जाकर प्रूव भी होती है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ उसके पीछे का एक तथ्य है, और वो तथ्य बच्चे कभी भूलना नहीं चाहिए। हम जो भी बात करें वो एक रैशनल और लॉजिकल वे से होती है। तो उसी चीज को यहाँ पर मैंने बता दिया, मेरी चॉइस दो होंगी, या साइन या कॉस। और अगर मैं साइन और कॉस दोनों में से कोई भी एक चॉइस ले लूं तो फर्क बच्चा हमारे पास कोई नहीं पड़ता है। फर्क बच्चा हमारे पास ये है कि बॉडी ने स्टार्ट कहाँ से किया, मेन से या एक्सट्रीम से। और नेक्स्ट वन, जो भी बच्चे हमारे पास आपके y की वैल्यू है, मैं साइन लूं चाहे कॉस लूं, वो y बच्चे मेजर होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, इससे क्या निकाला जाएगा? तो देखते हैं बच्चा, हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास v का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखते हो ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई का स्क्वेयर, राइट? ये हमारे पास इक्वेशन होती है हमें पता है। अगर मैं इनकी वैल्यू डालूं तो मेरे पास रेडिली दो इक्वेशंस बन के आएंगी। पहली इंफॉर्मेशन से 4 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ मेरे पास ए स्क्वेयर माइनस ऑफ 3 का स्क्वेयर। और हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा 3 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वेयर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे क्या किया हुआ टीचर ने, यहाँ पर उसने जो वेलोसिटी की पहले न्यूमेरिकल वैल्यू थी, बाद में वो डिस्प्लेसमेंट की होगी, और पहले बच्चे हमारे पास जो y की वैल्यू थी, बाद में वो वेलोसिटी की वैल्यू होगी। दोनों को सॉल्व करके क्या चीजें आएंगी जरा चेक कर लेते हैं। तो एक तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ओके, डिवाइड करके देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला तो काम है, मैं डिवाइड करके देखता हूँ कि क्या आता है। डिवाइड करेंगे तो 4/3, आप अप्रिशिएट करोगे कि हम सही कर रहे हैं। 4/3, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, and this will be under root of a square minus of 9 divided by a square minus of 16। मैं इस पहली इक्वेशन और इस दूसरी इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो 16/9 एंड दिस विल बी a स्क्वायर माइनस 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस ऑफ 16। अगर मैं थोड़ा सा इसको और रिजॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16a² एंड माइनस ऑफ मेरे पास आ जाएगा 256। 16 इंटू 16 चेक भी कर लेते हैं,
तो हमारे पास 6 और 3 तो 96 एंड वी हैव 16, तो हाँ 256 एंड दिस इज इक्वल टू 9a² माइनस ऑफ 81। मैं इसको अगर फर्दर आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 16a² माइनस ऑफ 9a²। तो हमारे पास 16 इंटू आपके पास a² माइनस ऑफ 9 इंटू a² इज इक्वल टू, सामने मेरे पास 256 और ये बच्चा हमारे पास 81। तो हमारे पास यहाँ पर दिस विल बी 5 और यह हमारे पास कितना आ जाएगा 13, माइनस कर रहे हैं आई थिंक सो। हमारे पास यहाँ पर 15 और आपके पास, हाँ ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 3 और हमारे पास कितना आ जाएगा वी हैव 135। तो यह हमारे पास नहीं 135 नहीं आएगा, यह हमारे पास 175। ये बच्चा हमारे पास 175। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर दिस विल बी इक्वल टू 175 और वी कैन राइट डाउन ये 7a² है, तो वी हैव 7a² इज इक्वल टू 175 और वी कैन राइट डाउन, we can have the a² is equal to 175 upon 7, तो 7 into 2 और हमारे पास ये 5। तो इस SHM का एम्पलीट्यूड कितने के बराबर आ गया, तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया 5 मीटर। वाई 5 मीटर, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास मीटर में गिवन है तो ये 5 मीटर है। लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन और चाहिए और वो है ओमेगा, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए तो ओमेगा तो चाहिए होगा, मुझे टाइम चाहिए तो मुझे ओमेगा चाहिए होगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर हमारे पास वी कैन राइट डाउन, अब मेरे पास इन दो इक्वेशन में यूजिंग, हम कौन सी इक्वेशन को यूज कर लेते हैं, पहली को, कि 4 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, मेरे पास a² की जगह मेरे पास 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर देता हूँ, तो मेरे पास 16 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ऑफ 9। तो ये हमारे पास बच्चे आपके पास कितना, ओ ये भी हमारे पास स्क्वेयर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। वेट 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 वेट, आई हैव मेड अ मैथमेटिकल एरर, वेट, squaring, तो we have omega square and multiplied by 16 cancel, so we can write down omega square is equal to 1। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, अगर आप इसको समझ पाए तो याद रखना, जब भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आए, मेरी बात को ध्यान से समझना, जब भी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आए कि जो वेलोसिटी है और एक डिस्प्लेसमेंट पे है और बाद में टीचर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज को उल्टा कर दे, देखो कैसे, वेलोसिटी 4 डिस्प्लेसमेंट 3, फिर वेलोसिटी 3 डिस्प्लेसमेंट 4, अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ओमेगा हमेशा 1 होता है। अब ये बात मैंने आपको बताया, अब इसकी कोई और एग्जांपल सर, सपोज वेलोसिटी अल्फा है, वेलोसिटी अल्फा है और बच्चे डिस्प्लेसमेंट बीटा है, नेक्स्ट टाइम में वेलोसिटी बीटा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट अल्फा, मतलब अपनी वैल्यूज को इंटरचेंज कर रही है। तो टीचर अगर ओमेगा बोलता है, मैं कहता हूं बगैर सॉल्व किए, याद रखना भवलेन, आरुषि, सुमेधा, बगैर याद किए, बगैर सॉल्व किए आंसर क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा। ये मैं यहां पर आपको बता रहा हूं और ये कंफर्म है, ये मैं विदाउट, अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा मुझे देगा तो मैं ओमेगा डायरेक्ट 1 लिख दूंगा, मुझे कैसे पता, क्योंकि पहले वेलोसिटी 4 है, डिस्प्लेसमेंट 3 है, बाद में वेलोसिटी 3 होगी और डिस्प्लेसमेंट 4, देखो वैल्यूज इंटरचेंज हो रही है ना, अगर आप इस बात को अप्रिशिएट करो। तो अभी भी क्वेश्चन काफी दूर है, और कैसे दूर है, क्योंकि मुझे अभी भी बतानी है इसकी डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ऑफ ओमेगा टी। अब एक बात समझो, ये बॉडी इस वक्त कहां पर मौजूद है, ये हमारे पास, आपके पास y इज इक्वल टू 0 और ये y इज इक्वल टू प्लस ऑफ 5 मीटर, ये हमारे पास यहां से एक्सट्रीम से कितनी दूर है बच्चे, 2.5 मीटर। टीचर को दया आ गई तुम पे तो इसने आसान कर दिया,
तो 2.5 यहां से, तो यहां से भी कितना आ जाएगा 2.5। यहां पर कोई बच्चा अगर गलत कॉन्सेप्ट भी लगा देगा तो भी आंसर आ जाएगा। बच्चा इसको 2.5 मान के चल रहा है, ये 2.5 नहीं है, एक्चुअल 2.5 ये है, ये 2.5 नहीं लेना है वाई में। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, मैं आपके दिमाग के अंदर ये बात डालने की कोशिश कर रहा हूं। टीचर आपको गलत इंफॉर्मेशन डालने को मजबूर करेगा। आपको लगेगा कि यहां पर मैं y की वैल्यू 2.5 जो डाल रहा हूं वो एक्चुअल में एक्सट्रीम से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। नहीं भाई, कल को टीचर यहीं पर आपको मारेगा। नीट में, जेई में वो जानबूझ के एक्सट्रीम से डिस्टेंस आपको दे दिया, मान लो 3। अगर बच्चे 3 दे दिया तो आपको 3 नहीं लेना वाई में, 2 आएगा बच्चे। यहां पर अगर क्वेश्चन में बोलता कि मुझे पॉजिटिव एक्सट्रीम से 3 मीटर अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा, और बच्चे ने वाई की जगह 3 डाल दिया, आंसर गलत। और क्यों गलत? क्योंकि वाई वहां पर 3 नहीं आना था। द डिस्टेंस जो वाई बच्चे हम डालते हैं वो कहां पर डालते हैं? ये मेन पोजीशन से जहां पर पार्टिकल पहुंचा, ये उसके बीच का सेपरेशन है, ये उसके बीच का सेपरेशन है। ये एक्सट्रीम से जानबूझ के चलवा रहा है, जानबूझ के वहां से डिस्टेंस दे रहा है ताकि आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन उसने एक गलती और की, या मैं कहूं वो बहुत स्मार्ट है कि उसने यहां पर डिस्टेंस 2.5 दे दिया। तो जिस बच्चे ने गलत भी किया उसका भी सही हो गया, और जिसने सही किया उसका तो आंसर सही आना। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड 5 का है तो यहां से 2.5 और यहां से 2.5 एक ही तो बात है। तो जो बच्चा इसको 2.5 लेके चल रहा है वो बोलेगा सर मेरा आंसर आ गया। जो बच्चा यहां से 2.5 लेके चल रहा है मेरा आंसर आ गया। बट गलती किसने की? जिसने ये वाले को समझा कि ये मेरे पास वाई है। ये वाई कभी नहीं होता है, वाई हमेशा कहां से आता है? मीन से। चलो, तो 2.5 इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा 1 है, और बच्चा हमारे पास इनटू टी। यह हमारे पास कैंसल होकर कितना आ जाएगा? हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ 1 इंटू टी। अब साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? साइन की वैल्यू हाफ बच्चा हमारे पास कब होती है? आपके पास एट द एंगल ऑफ। तो t इज इक्वल टू साइन के कौन से एंगल की वैल्यू हाफ होती है? 30 डिग्री। 30 को बच्चे हम कैसे लिखते हैं? पाई बाई हमारे पास यहाँ पर 6, तो इसका आंसर है पाई बाई 6 सेकेंड। तो इसका आंसर है पाई बाई 6 सेकेंड। मैं फिर जो वार्निंग दे रहा हूं उसको ध्यान से समझना। ये डिस्टेंस 2.5 मैंने एक्सट्रीम से नहीं मेजर किया हमने यहाँ पर मीन से। तो आंसर सर क्यों आप 2.5 ले रहे हो? क्योंकि बच्चे आधा आधा डिस्टेंस पड़ गया ना। एक्सट्रीम से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस भी 2 पॉइंट है, और मीन से यहां तक का भी डिस्टेंस 2.5 है। होप सो आप इस बात को थोड़ा अपने दिमाग पे लगाएंगे और क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a simple harmonic oscillation is represented by the equation 0.40 sine of 440। ये हमारे पास t आना था, ये गलती से हमारे पास 1 आ गया। 0.61 here y and t are measured in meter and second respectively. What is the value of amplitude? तो amplitude is 0.40 meter. So what is the angular frequency? Omega. So omega is 440. Third one, हमारे पास what is the frequency of oscillation? 2 pi f is equal to 440। और बचे 2 into 22/7 into frequency is equal to 440। ये हमारे पास कैंसल होकर 10, and therefore the frequency is equal to हमारे पास 70 hertz। And the time period of the oscillation, time period is given by inverse of the frequency। So 1 by हमारे पास क्या आ गया? 70 seconds। and the initial phase, तो initial phase is 0.61 रेडियन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारे पास यहां पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो हमको काफी चीजें क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। द पीरियोडिक टाइम ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2 सेकेंड। हमारे पास यहाँ पर 2 सेकेंड के आसपास है सॉल्यूशन। तो हमारे पास वी हैव द टाइम पीरियड ऑफ, हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, वी हैव 2 सेकेंड्स, ये 2 सेकेंड्स के given है। after how much time interval from t is equal to 0, its displacement be the half of the amplitude। तो y is equal to a sine of omega into t, or we can write down a by 2 is equal to a sine of omega। तो हमारे पास 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी, हमारे पास ये कैंसल हो जाएगा, और हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई बाई हमारे पास स्मॉल टी इंटू टी, तो ये हमारे पास कैंसिल, सॉरी इक्वल टू आ जाएगा। साइन के कौन से एंगल की वैल्यू हाफ होती है, तो पाई बाई 6, तो पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये कैंसल हो जाएगा। देयरफॉर द टाइम विल बी इक्वल टू 1/6 ऑफ द सेकेंड्स। तो यह हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है, और इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, जरा चेक करते हैं। दिस इज 10 पाई इज 10y इज इक्वल टू 0.1 साइन ऑफ मेरे पास 50 पाई इंटू टी, यह हमारे पास इक्वेशन है। where y is in meter and t is in second, find the amplitude and frequency। टीचर सिंपल कंफ्यूज कर रहा है। अगर y को देखा जाए तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10 साइन ऑफ 50 पाई इंटू टी, और वी कैन राइट डाउन y इज इक्वल टू 0.01 एंड साइन ऑफ वी हैव 50 पाई इंटू टी। तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड कितने के बराबर आ जाएगा, तो हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू, इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास आएगा 0.01 मीटर। फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज ओमेगा, तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू, हमारे पास 2 पाई एफ इज इक्वल टू 50 पाई, तो ये पाई से पाई कैंसल, फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इज 25 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, दिस इज 25 हर्ट्ज। सिंपल सा क्वेश्चन, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो 10 है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, कल ये हम कर चुके थे, ये गलती से दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये कल की आप अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको ये वहां पर नजर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6। तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे पास क्या है। चलिए, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ हम कल क्लास में कर चुके थे। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 इज the acceleration of the particle performing SHM is 12 centimeter per second square at a distance of 3 centimeter from the main position. Calculate the time period. Solution. The formula for the acceleration is given by ignoring the negative sign omega square y, and therefore the omega square neglecting the negative sign is a by y, or we can write down omega is equal to under root of, we have a upon y, or we can write down omega is 2 pi by capital T is equal to under root of a by y, or we can write down t is equal to 2 pi under root of y upon e, और दिस विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ वाई। वाई की वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर है, 3 सेंटीमीटर, और ए एक्सेलरेशन है 12, ये कैंसल होकर 4, हमारे पास 2 पाई और 4 का रूट कितना होता है 2, तो ये हमारे पास कैंसल होकर आपके पास कितना आ जाएगा, पाई सेकेंड्स, या फिर 3.14 सेकेंड्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, in the simple pendulum the amplitude is 0.05 meter and the period of 2 seconds. एम्पलीट्यूड और बच्चे हमारे पास टाइम पीरियड भी गिवन है. कंप्यूट द मैक्सिमम वेलोसिटी. द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय, द मैक्सिमम वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा ए, वेयर ओमेगा इज 2 pi by capital T into a. Time period is given of the 2 second and the amplitude is 0.05. So ये कैंसल हो जाएगा and the answer will be 0.05 multiplied by pi meter per second. आगे आप पाई की वैल्यू डालकर क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो. आगे हम यहाँ पर पाई की वैल्यू डालकर क्वेश्चन का आंसर अरिहंत क्या कर सकते हैं, अदिति क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. चले आगे देखते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, एक मिनट रुकिएगा. नेक्स्ट वन, ओके, सो दिस विल बी डन अप टू हियर, नॉट दिस वन. Okay, so we have question number 8. So we have question number 8, question number 8, question number 8. In what time after the motion begins will a particle oscillating according to this equation from the mean position to the maximum displacement? Now this is a, हमारे पास दिस इज अ क्वेश्चन जहां पर हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए. मैं इसका आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ. देखो बड़ी सिंपल सी क्वेश्चन. हमारे पास अगर मेन पोजीशन से आप चलना स्टार्ट करते हो टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, सो इन दोनों का फर्क हमारे पास हमेशा कितने का होता है, t/4 सेकेंड का. गॉट माई पॉइंट. आप अपने मेरे पॉइंट को पकड़ लीजिए. ये हमेशा t/4 वापस आएगा, t/4 में और t/4 ऐड कर दो, आगे जाएगा और t/4 ऐड कर दो, वापस आएगा फिर वो t/4 ऐड कर दो. मेरी बात को आप समझने की कोशिश करो, ये बड़ी सिंपल सी चीज है. तो t/4 है. अब प्रॉब्लम है कि मुझे t कहाँ से मिलेगा. ये t आपको मिलेगा इस ओमेगा से. अच्छा, तो हमारे पास गिवन क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 0.55. ओमेगा इज 2 pi by t इज इक्वल टू 0.55. ये हमारे पास कैंसिल और द टाइम विल बी इक्वल टू 20/5 एंड दिस विल बी कैंसल्ड आउट और ये मेरे पास आ गया 4 सेकेंड्स टाइम पीरियड एंड द रिक्वायर्ड टाइम विल बी, और जो रिक्वायर्ड टाइम आपके पास होगा वो हमारे पास क्या है, दिस इज t/4 और दिस इज 4/4 और दिस इज 1 सेकेंड. और ये मेरे पास यहाँ पर 1 सेकेंड आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. So we have question number 9. A particle execute SHM. A particle execute SHM on the straight line path. The amplitude of the oscillation is 2 centimeter. So the amplitude is equal to 2 centimeter. When the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter, the magnitude of the acceleration is equal to velocity. अब वो क्या बोल रहा है, when y is equal to 1 centimeter, the velocity at 1 centimeter is equal to acceleration at 1 centimeter. बताना क्या है, टाइम पीरियड, मैक्सिमम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन. तो हमारे पास कहानी सिर्फ ओमेगा निकालने की है. अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझे तो कहानी सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने की है, ओमेगा निकालने की. अगर आपका ओमेगा आ गया तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा से टाइम पीरियड भी आ गया. मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए होती है, एम्पलीट्यूड गिवन है, ओमेगा मल्टीप्लाई करना है, और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होती है, तो वो भी निकल जाएगी. अब हमारे पास इसको सॉल्व क्या करें, गिवन हमारे पास क्या गिवन है, द वेलोसिटी एट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एट 1 सेंटीमीटर. देयरफॉर इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, क्या आपके पास ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, और वाई की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है. ये एक ओमेगा से दूसरा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. सो अंडर रूट ऑफ
2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू मेरे पास 1, और वी कैन राइट डाउन ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, √3। तो हमारे पास जो ओमेगा आपके पास आ गया वो हमारे पास √3 है, पहली चीज। दूसरी चीज, टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 2 पाई बाई T इज इक्वल टू √3। So the time period is 2 pi by √3 seconds। और मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी मैक्सिमम। यह हमारे पास किसके बराबर है, ओमेगा ए, यानी कि √3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मुझे निकालनी है एक्सेलरेशन मैक्सिमम विच इज ओमेगा स्क्वेयर ए, तो √3 का स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कल से लेके आज तक हम कर क्या रहे, सिर्फ देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे क्वेश्चन ही फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ चीजें सोचने लायक होंगी, वो हम धीरे धीरे कवर अप करेंगे। अगर हम रोज के 10 क्वेश्चन करेंगे, 4 दिन भी लगाएंगे, 5 दिन भी लगाएंगे, 10 दिन भी लगाएंगे, तो हमारे पास 100 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन मतलब कि हमारे पास ठीक ठाक आपको लेवल पहुंचा देती है। तो हमको क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। अगर हम 10 क्वेश्चन करते जा रहे हैं रोज, तो हम ईज पे भी हैं। अगर हमें 10 क्वेश्चन एसिमुलेट हो रहा है, हमारे सिस्टम में एंटर कर रहे हैं, और हमको पता लग रहा है कि फॉर्मूलों की ही गेम, जो टीचर आपको करवा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलों के ऊपर बेस ही बच्चे मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीजें करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग SHM 16 centimeter per second at the distance of 8 centimeter and 8 centimeter per second at the distance of 12 centimeter। अगर ये बच्चे हमारे पास हो जाता, क्या बच्चे, 16 सेंटीमीटर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती, 1। मेरी बात को तुम समझो बच्चे, अगर ये 12 की जगह 16 होता, अगर तो हमारे पास इस SHM की एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, ये हमारे पास होता एग्जैक्टली 1 सेकेंड, और टाइम पीरियड में 2 मिनट में निकाल देता। खैर, जो हमारी किस्मत है उसको देखते हैं। सॉल्यूशन, the velocity of the particle is 16 at a distance of 8 centimeter and 8 centimeter at the distance of 12 centimeter from the main position। Calculate the amplitude of the motion। मेरे पास फॉर्मूला आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस y², या फिर हमारे पास v² इज इक्वल टू ओमेगा² हमारे पास माइनस ऑफ, अच्छा इससे भी आसान कर लेते हैं, इससे थोड़ा और आसान कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं, उससे बच्चा हमारे पास ओमेगा का रोल ही खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर पहली इक्वेशन बना देते हैं, 16 इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस ऑफ हमारे पास 8 का स्क्वायर, और सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर आपके पास 8 इज इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस ऑफ हमारे पास 12 का स्क्वायर। डिवाइड कर देते, इजीली हो जाएगा। तो हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 16/8 √a² माइनस 64, एंड वी हैव दिस इज a² माइनस 144। यह कैंसल होकर 2 आ जाएगा, स्क्वेयरिंग। अगर अब हम स्क्वेयर करते हैं तो 4 इज इक्वल टू a² माइनस 64 एंड a² माइनस 144। सो 4a² माइनस 16 1, हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चे, 17 एंड 1, तो हमारे पास 576 इज इक्वल टू a² माइनस 64, और वी हैव 3a² इज इक्वल टू 576 एंड 64, तो हमारे पास 2 और 1 एंड 512, तो 512 एंड a² 512 डिवाइडेड बाई 3, तो हमारे पास 3 इंटू 1 3, तो हमारे पास यहाँ पर 2 बच जाएगा। सो दिस विल बी, हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 7, और हमारे पास दिस विल बी रफली बच्चा हमारे पास 17 पॉइंट समथिंग पे जाएगा बच्चा, हमारे पास रफली, क्या हमारे पास रफली
17 पॉइंट के ऊपर हमारे पास ये चला जाएगा, है ना। तो 17 पॉइंट आपके पास यहाँ पर हमारे पास 7 कर लेते हैं, 17 पॉइंट हमारे पास 7। तो 170 होगा सर। हाँ बेटा 170.6. 100 एंड 170 170 पॉइंट्स। मैं रूट निकाल रहा था, रूट के आसपास अगर हम देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा आप पूरा डिटेल के अंदर कर रहे हैं 170, तो उसका रूट कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? हमारे पास उसका रूट कितने के बराबर हो जाएगा? एक स्क्वेयर, तो हमारे पास ए स्क्वेयर का रूट अप्रोक्सीमेटली निकाल लेते हैं। हमारे पास 170 भी आ रहा है आपके पास यहाँ पर, तो हमारे पास 140, 13 के आसपास। अरे वो हो जाएगा 13 अप्रोक्सीमेटली, है ना। 13 सेंटीमीटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 13, क्योंकि 169 बच्चे हमारे पास 13 पे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन ध्यान रखना बच्चे उस बात का कि अगर मेरे पास यहाँ पर ये 12 की जगह 16 होता तो ओमेगा की वैल्यू एग्जैक्टली कितने के बराबर हो जाती? 1 के बराबर। ओके, नेक्स्ट वन। So question number 11, a particle is executing SHM if U1 and U2 are the speed at the distance x1 and x2 from the equilibrium position, central position, mean position, मतलब एक ही है। Show that the frequency of oscillation is this one. Solution, यह हमारे पास one of the important है, ये important है, स्कूल में 3 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो मेरे पास u1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस ऑफ मेरे पास x1 का स्क्वेयर, और u1 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू x1 का स्क्वेयर। सिमिलरली u2 के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी? u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे। हमारे पास माइनस, यहाँ पर आपके पास माइनस और यहाँ पर प्लस, तो मेरे पास u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। और वी कैन राइट डाउन ओमेगा स्क्वायर कॉमन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, ये हमारे पास है। और ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर अपॉन x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और यहां से अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कैसे आ जाएगी? वी कैन राइट डाउन 2 पाई f इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर एंड वी हैव x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। और मेरे पास फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो यही रिजल्ट है जो हमको यहाँ पर क्या करना है? प्रूव करना है। तो यही रिजल्ट है जो मुझे यहाँ पर प्रूव करना है। चलिए, सो आज के लिए भी हमने बच्चे 11 क्वेश्चंस किए, कल 10 किए थे, आज 11 किए, थोड़ा सा और हमने चीज़ों को समझा बेहतर। कल फिर हम इसके ऊपर कई और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज